नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरटी 2009 एक्ट के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। इससे हम संबंधित टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसमें समझेंगे कि सी टेट में कैसे कैसे इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आरटी एक्ट 2009 के बारे में। ठीक है, तो आरटी एक्ट, जिसका पूरा नाम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, यानी इसको राइट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 कहा जाता है। ठीक है, और इसको पारित कब किया गया, तो पारित करने की तिथि है 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में। ठीक है, और लागू करने की तिथि लागू 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो सीटेट में फैक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप केवल इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब कि बेस क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में फैक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि किस तारीख को लागू हुआ, किस तारीख को पारित किया गया। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसमें केवल फैक्ट पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। संवैधानिक आधार, इसके संवैधानिक आधार क्या है इसको देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, यानी कि संविधान में 86वां संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें संशोधन करके 21A जोड़ा गया, जो कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, यानी उनका मौलिक अधिकार है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आरटी 2009 का उद्देश्य क्या है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो आयु के सभी बच्चे हैं, बिना किसी भेदभाव के जो पास के स्कूल हैं, यानी कि जो पास पड़ोस के उसके स्कूल है, उसमें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित करता है, न कि दान के रूप में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है आरटीआई 2009 का, कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किसी भेदभाव के जो पास के स्कूल है उसमें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और ये शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित करना है, न कि दान के रूप में। ठीक है, उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, ये नहीं कि उनको दान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये इसके उद्देश्य रहे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य क्या है। ठीक है, तो निःशुल्क का अर्थ है कि कोई फीस, कपड़ा या किताब या अन्य खर्च नहीं जो शिक्षा में बाधा बने, यानी कि जो शिक्षा में बाधा बनती है, जैसे कपड़ा, किताब, जो अन्य फीस है, ये चीजें जो है मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए कपड़ा, फीस और किताबें, ये शिक्षा में कभी बाधा बन जाती है। ठीक है, तो इसको फ्री कर दिया गया है। कपड़ा, किताब और जो शिक्षक जो फीस है, इसको सब फ्री कर दिया गया। ठीक है, तो निःशुल्क का मतलब यही है। ठीक है, कि फीस, कपड़ा, किताब सभी खर्चों को निःशुल्क कर दिया गया। ठीक है, और अनिवार्य का क्या अर्थ है, तो अनिवार्य का अर्थ है सरकार का कर्तव्य है कि बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा पूर्णतः सुनिश्चित करना है। यानी कि अनिवार्य का मतलब कि सरकार का दायित्व है कि बच्चों को उनकी प्रवेश कराएगी, बच्चों को उपस्थिति दर्ज कराएगी और उनको अच्छा शिक्षा मुहैया कराएगी। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से सरकार का दायित्व है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि सरकारी जिम्मेदारियां क्या है, यानी कि सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं उसको देख लेते हैं। आरटी एक्ट 2009 में क्या कहा गया है, तो आरटी 2009 में धारा 6 से लेकर 9 तक क्या कहा गया है, सरकार की क्या जिम्मेदारियां इसको देख लेते हैं। तो धारा 6 से लेकर 9 तक कहा गया है कि पड़ोस के स्कूल, यानी कि जो स्कूल होंगे वो गांव के आसपास पड़ोस में स्कूल होंगे। ठीक है, और जो उनकी दूरी होगी, प्राथमिक स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होगी और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो 3 किलोमीटर की दूरी में आएंगे। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है गांव में स्कूल की स्थापना की जाए और जो प्राइमरी स्कूल है उसको 1 किलोमीटर के दायरे में रखा जाए
और जो 6 से लेकर 8 तक यानी उच्च प्राथमिक स्कूल है उसको 3 किलोमीटर के दायरे में रखा जाए। ठीक है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा सामग्री जैसे किताब, वर्दी, ये सब उनको निःशुल्क प्रदान करे, बच्चों को निःशुल्क प्रदान करे। तो ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि वंचित समूह जैसे SC ST के लड़के लड़कियां या दिव्यांग बच्चे हैं, उनको निगरानी करके उनके प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। मैंने उनको निगरानी करके बच्चों को उनको स्कूल में दाखिला कराया जाए ताकि बच्चे आसानी से अपना शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, उनका अधिकार है। ठीक है। इसके बाद अगला है निजी स्कूलों के लिए आरक्षण, यानी कि RT 2009 में धारा 12 में निजी स्कूलों में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सभी निजी स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त है उसमें 25% सीटें गरीब और अन्य वंचित बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी कि जो निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल हैं, वो RT 2009 में धारा 12 में कहा गया है कि जो सभी निजी स्कूल मान्यता प्राप्त है उसमें 25% सीट जो है गरीब बच्चों और अन्य वंचित बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला कहता है कि सरकार इनकी फीस को भुगतान करेगी और कोई भेदभाव निषेध के, यानी कि सरकार जो है इनकी फीस का भुगतान करेगी कोई भेदभाव निषेध के। ठीक है। तो धारा 12 में निजी जो स्कूल है यानी कि प्राइवेट जो स्कूल है जो मान्यता प्राप्त है उसमें 25% सीट के आरक्षण की बात की गई है गरीब बच्चों और वंचित बच्चों के लिए। ठीक है। और इनकी फीस की भरपाई सरकार करेगी कोई भेदभाव निषेध के। ठीक है। इसके बाद अगला है स्कूल और बुनियादी ढांचे का मापदंड, यानी कि RT 2009 की धारा 19 में कहा गया है कि जो स्कूल की बुनियादी ढांचा और मापदंड है कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें देख लेते क्या कहा गया है। तो सभी स्कूल में सुरक्षित भवन, शौचालय, लड़के लड़कियों के लिए अलग, पीने का पानी और खेल का मैदान होना चाहिए। यानी कि RT 2009 के 19 धारा में कहा गया है कि सभी स्कूल जो है सुरक्षित भवन होना चाहिए, जजरा नहीं होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, पीने का पानी की व्यवस्था होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए। ठीक है। मैंने एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसका बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे लड़के लड़कियों के लिए शौचालय होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है छात्र शिक्षा अनुपात, यानी कि छात्रों का और शिक्षा का अनुपात कितना होना चाहिए, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों का जो अनुपात होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा का अनुपात होना चाहिए, छात्र और शिक्षा का अनुपात होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में 60 अगर बच्चे हैं तो 2 अध्यापक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक छात्रों के शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के जो छात्रों या शिक्षक का अनुपात है वो 35:1 होना चाहिए, यानी 35 छात्रों पे एक अध्यापक होना चाहिए। ठीक है। और जो स्कूल का सप्ताह में अ, काम है वो लगभग 200 कार्य दिवस होना चाहिए प्राथमिक स्कूल में और 220 कार्य उच्च प्राथमिक स्कूलों में होना चाहिए। जो अध्यापक का यानी कि जो स्कूल में सप्ताह में कम से कम 200 कार्य दिवस प्राथमिक स्कूल में होना चाहिए और 220 उच्च प्राथमिक स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है अगला है शिक्षा का कार्यभार, यानी शिक्षा का कार्यभार क्या होना चाहिए। तो उसको 45 घंटे सप्ताह में देना चाहिए और निजी ट्यूशन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि वो किसी निजी ट्यूशन में सरकारी पद पर रहते हुए नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है शिक्षक को गैर शिक्षण शैक्षणिक कार्य जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर में तैनाती नहीं किया जा सकता, यानी कि शिक्षक को जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनमें उनको तैनाती नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर। ठीक है। यानी कि उनको अन्य कार्य के लिए, गैर शैक्षणिक कार्य के लिए उनको तैनाती नहीं की जा सकती है कहीं, जनगणना और चुनाव आपदा को छोड़कर। ठीक है। ये RT 2009 में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी, यानी कि जो शिक्षक की जो कमियां होंगी या शिक्षक की जो नियुक्तियां होंगी ये सभी राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी को वहन करेगा। ठीक है। ये राज्य सरकार के ऊपर दायित्व होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है
अगला है बच्चों का अधिकार एवं सुरक्षा, यानी बच्चों के अधिकार को और बच्चों के अधिकार उनकी सुरक्षा करनी है, ठीक है, अध्यापक को, ठीक है। इसके बाद शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि बच्चों को उनको शारीरिक या मानसिक रूप से दंड नहीं देना है, यानी बच्चों को पीटना नहीं है, ठीक है, और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। ये पूर्णतः प्रतिबंध 2009 आरटी एक्ट में लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है कक्षा 8 तक कोई फेल या निष्कासित नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि जो कक्षा 8 तक कोई बच्चा है, अगर वो किसी कारणवश कमजोर है तो उसको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसका कहना है। इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी 2019 संशोधन से कक्षा 5 से लेकर 8 तक परीक्षा अनिवार्य और असफल पर रीटेस्ट, यानी कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है 2019 में संशोधन किया गया, उसमें कक्षा 5 से जो 8 तक के बच्चे हैं उनमें परीक्षा अनिवार्य को अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो उसमें रीटेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, इसको संशोधन किया गया, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को 8 तक फेल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बोर्ड परीक्षा के बजाय निरंतर मूल्यांकन, यानी कि जब 6-6 महीने पे जो या 1 साल पे जो बोर्ड परीक्षा होती है उसको तो कराएंगे ही, बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करेंगे, रोज मूल्यांकन करेंगे, बच्चे कितने पढ़ा, कितना सुधार हुआ, बच्चे कितना सीखे। ये सीसी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का रोज करें, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रवेश के बारे में लेकर कि प्रवेश की कैसी नीतियां होनी चाहिए। तो किसी भी बच्चे को उम्र के प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया सकता है, यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर बच्चा कोई जा रहा है एडमिशन लेने और उसका प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस अभाव में कोई भी बच्चे का दाखिला लेने से मना नहीं कर सकता है। यानी कि बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई भी अध्यापक उसको स्कूल में प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको प्रवेश लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है बाल मैत्रिक वातावरण। बाल मैत्रिक वातावरण का मतलब है कि भय मुक्त गतिविधि आधारित शिक्षा, संविधान के मूल्यों यानी समता स्वतंत्रता पर आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि बाल मैत्रिक वातावरण का मतलब कि बच्चों को जो भी क्लास का वातावरण है उसमें भय मुक्त बनाना चाहिए, ठीक है, और सबको समान रूप से और समानता रूप से स्वतंत्र रूप से सबको देखना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो पाठ्यक्रम है सबके बराबर का यानी सबके बराबर का बनाना चाहिए कि ताकि बच्चे समझ को आ सके, ठीक है। इसके बाद अगला है स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर निषेध, यानी कि स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों या उनके माता पिता का कोई साक्षरता या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कही है कोई भी प्राइवेट स्कूलों या सरकारी स्कूलों में बच्चे की और स्कूल के प्रवेश लेने के लिए माता पिता का भी स्क्रीनिंग यानी उनका भी टेस्ट लिया जाता है, तो इसको पूर्णतः मना किया गया है, यानी कि किसी भी बच्चे के अध्यापक को उसकी परीक्षा या साक्षरता नहीं ली जाएगी, ठीक है, ये पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है आरटीई 2009 में, ठीक है। तो ये आरटीई 2009 के बारे में रहा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।